हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर मैंने स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, जिसके अंदर के मैंने उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस और स्टाफिंग की क्या प्रोसेस होती है एंड जो रिक्रूटमेंट है वो क्या होता है और उसके कौन कौन से दो सोर्सेज होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ाया था। अब इस वीडियो के अंदर उसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर की जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे वो सभी कवर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड सपोर्ट करें गाइस। मैं ऐसे ही आपके लिए सारे चैप्टर्स की वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज के क्या क्या मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स हैं। जो मेरिट्स हैं, इट इज़ इकोनॉमिकल। जो इंटरनल सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का वो इकोनॉमिकल होता है, मतलब चीपर होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज से। एंड सेकेंड इज इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ये जो मोटिवेट करके रखता है अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि जो पहले से ही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इम्प्रूव करता है उनके परफॉर्मेंस को थ्रू लर्निंग और प्रैक्टिस के द्वारा उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। एंड लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, मतलब बहुत कम खर्चा लगता है ट्रेनिंग के अंदर, मतलब बहुत कम खर्चा ट्रेनिंग के अंदर स्पेंड करना होता है। एंड जो डीमेरिट्स हैं वो है नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए और फ्रेश आइडियाज नहीं आ पाते हैं, ये इसका एक डीमेरिट है। एंड देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, बहुत कम चॉइस होती है छांटने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं। एंड नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं उसके लिए ये सुटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। जो मेरिट्स हैं वो है फ्रेश टैलेंट, मतलब कि जब हम एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो हमें प्रोवाइड कराता है न्यू ब्लड, मतलब कि नए नए जो कैंडिडेट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे कि जिनके अंदर फ्रेश टैलेंट होता है। एंड सेकेंड इज वाइडर चॉइस, एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती है कि हम सेलेक्ट कर सकें अच्छे से अच्छा कैंडिडेट। एंड थर्ड वन इज क्वालिफाइड पर्सोनल, मतलब जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें एक क्वालिफाइड एंड ट्रेन पीपल मिलते हैं जो कि अप्लाई करें जॉब के लिए। एंड फोर्थ वन इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मीन्स मतलब कि जो मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज हैं उनसे कॉम्पीट कर पाएँ और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर पाएँ। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट जॉब, जो भी खाली जॉब पोजीशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके लिए हमें चूज करना होता है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है उनमें से, इसी को ही हम सिलेक्शन कहते हैं। समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। इसमें वेरियस स्टेप्स आते हैं, इन स्टेप्स को वन बाय वन हम समझ लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मैनेजर होता है वो अनफिट और अनक्वालिफाइड जितने भी होते हैं कैंडिडेट्स, उनके एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से उनको वो रिजेक्ट कर देता है। एंड जो सेकंड स्टेप है वो है सिलेक्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट कराए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए। इसमें जो फर्स्ट है वो है इंटेलिजेंट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये एक तरीके से, जिससे कि मेजर करते हैं कि जो इसका लेवल है इंटेलिजेंस का वो कितना है किसी भी इंडिविजुअल का। एंड सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम यूज़र करते हैं कि जो इसका पोटेंशियल है, मतलब ये कितनी जल्दी लर्न कर पाता है नए नए स्किल्स को आने वाले फ्यूचर के अंदर। एंड थर्ड इज पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो पर्सन है उसके इमोशंस, उसकी मेच्योरिटी और जो भी वैल्यू सिस्टम्स हैं, ये किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी है पूरी। एंड फोर्थ इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर हम मेजर करते हैं जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं पहले से ही उस किसी भी इंडिविजुअल की। एंड फिफ्थ इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट किस जॉब को लेकर कैसा है। थर्ड स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट को, उनका एक इंटरव्यू कराया जाता है जिसके अंदर की जो भी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, वो उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके अंदर कितने प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस जॉब से रिलेटेड।
एंड फोर्थ स्टेप है वो है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नेम्स, उनके एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, इस सब से उनके बारे में उनकी जो रेफर उनका जो बैकग्राउंड है वो चेक करा जाता है और वेरीफाई करी जाती है उनकी इंफॉर्मेशन को, कि जो भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी है वो ठीक है कि नहीं। एंड फिफ्थ इज सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन के अंदर जो भी कैंडिडेट्स वो पास कर गए टेस्ट को, इंटरव्यूज को एंड रेफरेंस चेक को, उनका सिलेक्शन करा जाता है और उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट छांटा जाता है जो भी लिस्ट है। एंड सिक्स्थ जो स्टेप है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या करते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन डिसीजन के बाद, उसके बाद जो है जॉब ऑफर करने से पहले उनका मेडिकली एग्जामिनेशन करा जाता है कि वो फिट हैं कि नहीं। एंड सेवेंथ इज जॉब ऑफर। फिर जो सेवेंथ स्टेप है उसके अंदर जो भी एप्लीकेंट्स है वो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है एंड उसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उस जॉब से रिलेटेड। एंड जो लास्ट स्टेप है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसके अंदर क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ जॉब ऑफर के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके संग कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है जिसके अंदर के जो उनकी जॉब टाइटल, ड्यूटीज़ एंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको हम कितना पे करेंगे, इन सब बारे में उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है। सिलेक्शन का प्रोसेस जो कि हमने वन बाय वन उसके स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ एनहेंसिंग द नॉलेज एंड स्किल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। किसी भी जॉब से रिलेटेड अपने आप को बढ़ाना, नॉलेज को अपनी और अपने स्किल्स को एनहेंस करना, बढ़ाना, उसी को ही हम ट्रेनिंग कहते हैं किसी भी जॉब से रिलेटेड। एंड इट इज़ मेनली फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वर्क एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसका जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि ये इम्प्रूव करती है जो भी एफिशिएंसी है, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो एम्प्लॉयज़ की, इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़। और जो डेवलपमेंट है उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है एम्प्लॉयज़ की, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और इट फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। ये फोकस करती है एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ बढ़ाने के लिए एंड सक्सेसफुली एम्प्लॉय डेवलप कर पाए अपने आप को, इसमें ये हेल्पफुल रहती है। अब हम देख लेते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के वो क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेहाफ पर एंड एम्प्लॉयज़ के बेहाफ पर। सो बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट है सिस्टमेटिक लर्निंग, रिड्यूस लर्निंग टाइम। अगर हम सिस्टमेटिकली तरीके से लर्निंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, देंगे एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या होगा, जो भी लर्निंग का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो एक ट्रेंड एम्प्लॉय है वो लेस टाइम लेता है लर्न करने के लिए किसी भी अनट्रेंड एम्प्लॉय से, जिससे कि वेस्टेज होने से बच सकती हैं रिसोर्सेज की और इंक्रीज होगी एफिशिएंसी। एंड सेकंड इज बेटर परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि ट्रेनिंग जो है इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स का, जिससे कि उनकी कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ किसी भी वर्क परफॉर्म को लेके इम्प्रूव होती हैं। थर्ड इज इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ये जो है वो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, जिसमें कि हम भले क्वांटिटी के टर्म्स में ले लें, भले क्वालिटी के टर्म्स में ले लें, जिससे कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स होते हैं अच्छे खासे। एंड फोर्थ इज हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपने अंदर, ये इसमें हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो फर्स्ट वन इज बेटर करियर ऑप्शंस। मतलब कि जब हमारे स्किल्स और हमारी नॉलेज इम्प्रूव्ड हो जाती है ट्रेनिंग के द्वारा, तो उससे क्या होता है हमारे पास बेटर करियर ऑप्शंस हमारे लिए हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए। एंड सेकंड इज अर्निंग मोर। इससे क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट होने से जब हमारा एफिशिएंट परफॉर्मेंस रहेगा तो उससे एम्प्लॉयज़ की जो अर्निंग है वो मोर हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कमा पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज बूस्टिंग अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो भी ट्रेनिंग है वो इंक्रीज करती है, बढ़ाती है सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड जो भी उनका मोरल है उसको भी वो इंक्रीज करती है। एंड जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कि क्या क्या मेथड्स हैं ट्रेनिंग के। सो ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है
ये वहीं पर ही होती है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस पर ही होती है, जहाँ पर एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क करता है। इसको ही हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ये जो वर्क प्लेस है उससे बहुत दूर होती है। और इसको हम इस तरीके से करते हैं कि पहले हम लर्न कर लेते हैं, बाद में इसको अप्लाई करते हैं। कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब आर, जो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसकी कौन कौन सी पॉपुलर टेक्निक्स हैं। सो फर्स्ट वन इज अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जो भी एक ट्रेनर होता है और उसके नीचे एक ट्रेनी स्किल्स को सीखता है, ये सुटेबल रहता है फॉर एक्वायरिंग हायर लेवल ऑफ स्किल्स। इसमें क्या होता है कि हायर लेवल्स ऑफ स्किल्स सीखता है ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर, जो भी अपने काम का मास्टर होता है उसके अंडर में ये सीखता है। एंड उसको और एक्सपीरियंस्ड गाइडर और ट्रेनर, और उसको एक्सपीरियंस्ड होता है अपने वर्क का। इसका हम एग्जांपल्स ले लें तो जैसे कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड आयरन वर्कर्स, ये इसी वाले प्रोग्राम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जो भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग है वो सूटेबल रहती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी कोई भी वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि लाइक कोई वो बीबीए कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड कराते हैं इसको। एंड जो इसका मेन पर्पस रहता है इज टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विथ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली भी सिखाया जा सके कि कैसे और ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी में वर्क होता है। एंड जो थर्ड है वो है इंडक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो भी ये सुटेबल रहती है वो न्यू अपॉइंटमेंट्स, नए नए एम्प्लॉयज़ का अगर अपॉइंटमेंट्स करते हो उनके लिए सुटेबल रहती है। इसमें क्या होता है, फैमिलराइज कराया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन से, एंड कैसा वर्किंग स्टाइल है कंपनी का उससे फैमिलराइज कराया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हेजिटेशन है एम्प्लॉयज़ का वो हट जाता है और वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड अब देख लेते हैं जो भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है उसकी क्या टेक्निक्स हैं। सो इसकी टेक्निक है वेस्टिब्यूल स्कूल, विच मीन्स ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर क्या कराया जाता है कि जो डमीज होती हैं और डुप्लीकेट मशीन्स होती हैं उनके अंदर काम कराया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, मतलब कि जो अलग अलग टाइप की मशीन्स होती हैं उन पर जब वो वर्क करें तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सो ये था मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड आप सबकी वीडियोस पे लाइक करते हो, मेरी भी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। एंड अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।